पॉलिटी में हम लोग पार्ट नंबर 2 तक फिनिश कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा कि आप आर्टिकल्स बाद में याद करेंगे, ड्राफ्टिंग पहले तैयार करेंगे। तो जब भी आपसे चर्चा करूंगा तो सबसे पहले आप बताएंगे पार्ट नंबर 1, नाम है इसका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल्स आते हैं 1 से 4 तक। ये हो गई ड्राफ्टिंग। अब 1 में क्या लिखा, 2 में क्या लिखा, 3 में क्या लिखा, 4 में क्या लिखा, ये सब याद होगा आपको। फिर आता है पार्ट नंबर 2, इसका नाम है सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल्स हैं 5 से लेकर के 11 तक। पढ़ चुके, फिनिश कर चुके लास्ट क्लास में। ये भी आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होगा। अब एंट्री करते हैं पार्ट नंबर 3 में। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग। पार्ट नंबर 3 का नाम है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35, इसलिए बड़ा पार्ट हो जाता है। बड़ा पार्ट हो जाने के साथ साथ चूंकि इसमें राइट्स दिए गए हैं, किसके राइट्स हैं? नागरिकों के, सिटीजन्स के, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर से पार्ट नंबर 3 को हटा दिया जाए तो संविधान में कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनता ही सर्वे सर्वा है, मैक्सिमम राइट्स यहां पे पब्लिक को ही मिले हुए हैं। तो वो राइट्स जहां पर मिले हुए हैं वो जगह पार्ट नंबर 3 ही है। अब याद करिए प्रीएम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लोगों ने पढ़ा था कि नागरिकों को हमने 3 चीजें दी हैं, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो जस्टिस कैसे मिलेगा लोगों को? उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, कुछ ना कुछ अधिकार होंगे। वो अधिकार पार्ट 3 में बताए गए हैं। इक्वालिटी कैसे बनाई जाएगी देश के अंदर, इक्वल स्टेटस कैसे मिलेगा लोगों को, तो उससे रिलेटेड कुछ राइट्स होंगे जो पार्ट नंबर 3 में लिखे हुए हैं। और इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसी का जो वास्ट एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट नंबर 3 हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कई बार बताया कि प्रीएम्बल रट के रखो। प्रीएम्बल याद रहेगी तो आपको समरी पता रहेगी कि आपको अंदर क्या पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ रही? तो पार्ट नंबर 3 की ये इंपॉर्टेंस है। अगर पार्ट 3 को डिलीट करते हैं तो हमारे लिए कुछ बचा नहीं संविधान में। फिर जब पार्ट नंबर 3 को लिखे जाने की तैयारी की गई तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक और तो हमारे सामने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा था, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। दूसरी तरफ उसको इंडियन वर्जन में कन्वर्ट करना था। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अलग अलग कमिटीज बनाई गई अलग अलग कामों को करने के लिए, लेकिन उन सारी कमिटीज से ऊपर भी एक कमेटी थी जिसका नाम था एडवाइजरी कमेटी। और उस एडवाइजरी कमेटी का, सुझाव देने वाली कमेटी का, समिति का काम ही था कि जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर सजेशन देना। तो वो जो एडवाइजरी कमेटी थी जिसने फंडामेंटल राइट्स बनाने के लिए एडवाइस दी, उसके हेड थे सरदार पटेल। जबरदस्त एडवाइस देंगे, आयरन मैन। और उनके एडवाइस से उसी एडवाइजरी कमेटी की एक सब कमेटी थी जिसका नाम था फंडामेंटल राइट कमेटी। तो कभी कभी जब मूल अधिकार समिति की बात आती है कि किस समिति ने फंडामेंटल राइट्स बनाए थे, तो वो प्रॉपर कमेटी नहीं थी, इट वाज सब कमेटी ऑफ द एडवाइजरी कमेटी। और उसके जो हेड थे वो थे आचार्य JB कृपलानी। इनकी अध्यक्षता में मूल अधिकार लिखे गए। फिर बारी आती है कि जब फंडामेंटल राइट्स तैयार हो जाते हैं तो इसका एप्लीकेशन क्या है। और नए ट्रेंड में बार बार आपको बता रहा हूं कि रट्टाफिकेशन वाले जमाने चले गए। अभी आपसे आर्टिकल डायरेक्टली पूछ लिया जाए बहुत मुश्किल काम है, एनालिटिकल क्वेश्चंस ही आएंगे। तो पिछले कई सालों से ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल अधिकारों का संरक्षण किसे प्राप्त है, हु इज प्रोटेक्टेड अंडर द फंडामेंटल राइट्स। अब इसके प्रोटेक्शन की बात अगर हम लोग करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया आ जाएंगे, भारत के नागरिक आ जाएंगे। तो ऑप्शन में आपको ऐसी बात लिखी मिलेगी। दूसरा, इसमें फॉरेनर्स आ जाएंगे, वो भी ऑप्शन में लिखा मिलेगा।
तीसरा आ जाएगा इसमें कि इंडियंस या सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स बोथ, वो भी ऑप्शन में लिखा मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है इसके पीछे? मूल अधिकारों का संरक्षण किसे प्राप्त है? तो बिफोर वी स्टार्ट स्टडी द फंडामेंटल राइट्स वी शुड नो हु हैज प्रोटेक्टेड अंडर दीज आर्टिकल्स। अब इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। कल्पना करिए कि एक टूरिस्ट आया हमारे देश में, क्रिश्चियन है वो, या किसी और धर्म का भी हो सकता है, और घूमने फिरने के दौरान उसने चर्च जाना चाहा, उसे चर्च जाना है, अपना वर्शिप करना है, तो क्या आप उसे चर्च नहीं जाने देंगे? जाने देंगे ना। और अगर आपने उसको चर्च नहीं जाने दिया तो क्या उसके पास राइट है कि वो इंडिया के कोर्ट में शिकायत कर सके कि आपके यहां पे मेरे को राइट टू वर्शिप नहीं मिल रहा है? ये राइट होगा उसको। तो इसका मतलब ये जो राइट टू वर्शिप है ये फॉरेनर्स को भी है। हमारे देश में विदेशों के बच्चे आकर के पढ़ाई करते हैं ना, उनको ये राइट है ना। अगर आप उनको ना पढ़ने दें, बोले नहीं हमारे स्कूल कॉलेज केवल हमारे लिए, तो ये उनके राइट्स का वॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलता है कि नहीं, कुछ राइट्स हमारे देश में हैं जो विदेशी नागरिकों को भी हैं और हमको तो है ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मूल अधिकारों का संरक्षण किसे प्राप्त है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण प्रत्येक भारतीय और उन विदेशियों को प्राप्त है जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर हैं। If any foreigner or citizen of India residing in the territory of India, he has been protected under the fundamental rights. भारत का संविधान कहां लागू होता है? भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी के अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स भी कहां पर मिलेंगे? टेरिटरी के अंदर। अब वो इंडियन है या फॉरेनर है फर्क नहीं पड़ता, तो बोथ। करेक्ट आंसर इज बोथ। मूल अधिकारों का संरक्षण किसे प्राप्त है? भारतीय एवं विदेशी दोनों को, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। क्लियर? अब मान लीजिए आप इंडियन हैं, आप घूमने के लिए गए केन्या, और वहां पे आप सुबह पूजा कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। वहां पे कुछ ट्राइब्स ने पकड़ के आपको बांध दिया और मृत्यु दंड दिया कि आप केन्या के अंदर ये कैसे कर रहे हैं। तो क्या आप इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में या इंडिया के किसी कोर्ट में या इंडिया की पुलिस से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? प्रोटेक्शन तो है फंडामेंटल राइट्स का आपको, लेकिन कहां? टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी के बाहर नहीं। इसीलिए जब भारतीय दुनिया में कहीं परेशान किए जाते हैं तो भाग के भारत आते हैं कि नहीं हमारा देश अच्छा है। तो ये इसके प्रोटेक्शन की कहानी हो गई। सबको क्लियर हो गया अच्छे से? अगला सवाल पैदा होता है कि मूल अधिकार आखिर होते क्या हैं? प्रोटेक्शन है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन व्हाट इज फंडामेंटल राइट? मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के जन्म से ही उसको प्राप्त हो गए हैं और मृत्यु तक कायम रहेंगे। ये एक बात। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स विच आर डिस्क्राइब्ड अंडर पार्ट नंबर 3 सेक्शन आर्टिकल 12 to 35। ये टेक्निकल डेफिनेशन कि मूल अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। लेकिन ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है, इसमें समझ में क्या आया? कुछ नहीं। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकारों को कहा जाएगा जो किसी भी भारतीय को उसके जन्म से ही प्राप्त हो गए हैं और मृत्यु तक कायम रहेंगे, कोई छीन नहीं सकता है। ध्यान रहे, फंडामेंटल राइट्स सजा याफ्ता लोगों के भी हैं, जिनको पनिशमेंट मिल गई है उनके भी हैं, जो जेल में बंद हैं उनके भी मूल अधिकार हैं, इवन जिनको फांसी की सजा हो गई है उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछ करके लोगों को फंसाया जाता था कि एक बंदी है उसको 10 साल की कारावास हो गई है, निम्नलिखित में से कौन सा राइट उसका खत्म हो जाएगा? आप टिक कर देते थे फंडामेंटल राइट। कैसे खत्म हो जाएगा भाई? उसी फंडामेंटल राइट की वजह से वो जेल में बंद है, नहीं तो अब तक मार के खा गए होते उसको। किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी ड्यूरिंग द डेथ सेंटेंस भी बनी रहती है,
किस वजह से? फंडामेंटल राइट्स की वजह से। तो किसी के खत्म नहीं हो सकते। आगे बात समझ में? हाँ, मूल अधिकारों के प्रोटेक्शन का अपना एक दायरा है, और वो दायरा है टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर टेरिटरी के बाहर चले गए तो फिर हम नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो वो एक कंडीशन अलग हो जाती है। आगे बात समझ में? 12 से 35 तक के अंदर ये लिखे हुए हैं। अब इनकी जो कहानी है वो इस तरीके से कि फंडामेंटल राइट चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको ना एक दिन में पढ़ पाना पॉसिबल है, ना पढ़ा पाना पॉसिबल है। वैसे पढ़ाने को तो एक दिन में पूरी पॉलिटी पढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिर वो वन डे, समझ गए कैसी पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप इसको डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो मूल अधिकार जैसे बड़े चैप्टर को आप छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दीजिए। फंडामेंटल राइट्स इज अ बिग चैप्टर, और इसका हर आर्टिकल अपने आप में एक चैप्टर है। इसीलिए अगर हम लोग 12 से पूरी कहानी शुरू करें तो आर्टिकल नंबर 12 और 13 में डेफिनेशंस बताई गई हैं। आर्टिकल नंबर 12 में जो डेफिनेशन बताई गई है वो है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, नया चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे होते हैं जिनका मतलब आपको समझ में नहीं आता है, तो उन शब्दों का मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा दिया जाता है ताकि अंदर कंफ्यूजन ना हो। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर, मूल अधिकारों के अंदर जो शब्द आपको बार बार मिलेगा वो शब्द है स्टेट, राज्य। तो राज्य का मतलब क्या है फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डेफिनेशन 12 में ही बता दी गई है, जो हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे। इसी तरीके से 13 में भी डेफिनेशन है। 13 में बताई गई है राइट्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिकार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे देश के जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट है, संघीय विधायिका संसद है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये भी आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या मूल अधिकारों के मामले में भी संसद का वही अधिकार है? तो इसके ऊपर प्रकाश डालता है आर्टिकल नंबर 13। तो ये दो हो गई डेफिनेशंस की बात। तो आप ये कह सकते हैं कि एक हिस्सा मूल अधिकार का ये परिभाषाएं पढ़ के खत्म हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट में 14 से 18, 13 के बाद 14 आएगा तो 14 to 18। आर्टिकल 14 से 18 तक में बताए गए हैं राइट्स ऑफ इक्वालिटी, समानता के अधिकार। इस देश में सभी लोग समान होंगे, किस किस पैरामीटर पे होंगे, वो पैरामीटर्स 14 to 18। इसीलिए राइट्स ऑफ इक्वालिटी इज अ चैप्टर इटसेल्फ, ये अपने आप में एक अध्याय है। और अब वो जमाने चले गए जब आपसे पूछेंगे 14 में क्या लिखा है, 15 में क्या लिखा है। अब आपसे पूछेंगे कि समानता के अधिकार कहां से कहां तक है, तो आप बताएंगे 14 से 18 तक है। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार रिपीट हो रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो अगला चैप्टर आपको मिलेगा राइट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करी गई है 19 से लेकर के 22 तक में। हमारे देश में सभी लोग आजाद हैं, लेकिन आजादी किन किन पैरामीटर्स पे मिली हुई है, किस किस प्रकार की आजादी है, ये 19 से 22 में बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला चैप्टर है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे देश में एक नागरिक के तौर पर आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, कोई आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। कहां कहां 23 और 24 में बताया गया है। तो 23 एंड 24 चैप्टर इटसेल्फ, चैप्टर का नाम राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ेंगे तो अगला चैप्टर आपको मिलेगा राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। धर्म के मामले में हमारा देश दुनिया का सबसे आजाद देश है। तो यहां पर 25 से 28 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28। वहां पर बताया गया है कि धार्मिक दृष्टिकोण से हमारे नागरिक कैसे आजाद होंगे, तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स यहां पर हैं। तो ये भी अपने आप में एक चैप्टर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला चैप्टर है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकार। जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो बड़ा विवाद भी होगा, और विवाद इस बात को लेकर होगा कि अल्पसंख्यक हमारे देश में है कौन, क्योंकि डेफिनेशन तो कहीं नहीं लिखी माइनॉरिटी किसे कहते हैं। उनके राइट्स हैं 29 और 30 में, 2 आर्टिकल केवल अल्पसंख्यकों के लिए हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में डर लगता है, माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन इंडिया,
उनको बता दीजिएगा कि देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन फॉर द मेजोरिटीज इन द फंडामेंटल राइट्स। इस देश में जो बहुसंख्यक हैं उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है संविधान में। विशेष प्रावधान है तो केवल अल्पसंख्यकों के लिए 29 और 30। वो ज्यादा सेफ हैं, हम नहीं सेफ हैं। समझाए कौन ये बात? आगे बढ़ेंगे तो आखिरी चैप्टर आपको मिलता है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का उपबंध, आर्टिकल 32। यह आर्टिकल इतना जबरदस्त है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा कह दिया था। क्यों कह दिया था इसकी कहानी बाद में समझेंगे। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल राइट चैप्टर का डिवीजन होता है। अब जरा एक बार गिनिए तो एक टाइप का राइट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। संवैधानिक उपचारों का उपबंध या रेमेडीज का मतलब होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जाने अनजाने वॉयलेट हो गए तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो कोर्ट है उसके लिए, सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए। तो कितने प्रकार के अधिकार मिले? 1 2 3 4 5 6 मिले ना। तो पहली ही लाइन यहां पर आपको क्या लिखनी चाहिए कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 6 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं और ये 6 प्रकार के जो मूल अधिकार होते हैं ये आपको इस तरीके से लिस्ट में बना करके दिए गए हैं। इसके बाद अब इन 6 प्रकारों में कौन सा आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी पिछले दिनों मैंने किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा में देखा था कि एक तरफ आपको लिखा मिलेगा राइट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, और दूसरी साइड पे आर्टिकल्स। तो ये भी मैच द फॉलोइंग कराना होगा। एक आर्टिकल पूछ करके 1 नंबर देना, या एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, या एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और एक आर्टिकल पूछ करके इतने नंबर बर्बाद करने का कल्चर अब जा चुका है। अब वो कम से कम 4 आर्टिकल पूछेंगे तब आपको 1 नंबर देंगे। अगर क्वेश्चन एनालिटिकल है तो बात अलग है। आगे बात समझ में। तो ये थी फंडामेंटल राइट्स की पूरी ड्राफ्टिंग और इसका ओवरव्यू। ओवरव्यू में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। और अब हम लोग चलेंगे डेफिनेशन में, शुरुआत कर देंगे मूल अधिकारों की। डेफिनेशंस आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। जब डेफिनेशंस की बारी आएगी तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 की चर्चा करेंगे, आर्टिकल नंबर 12। और इसके अंदर जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा। बस यहीं से मूल अधिकार हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के दौरान कई बार स्टेट शब्द आपके सामने आएगा, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो इसी से बचाव के लिए आपको यहां पे बता दिया गया है। अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लस ऑल ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, केंद्र सरकार एवं उसके समस्त प्रशासनिक अधिकरण, प्लस स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, राज्य सरकार एवं उसके समस्त प्रशासनिक अधिकरण, प्लस लोकल गवर्नेंस एंड ऑल ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, स्थानीय सरकार एवं उसके समस्त प्रशासनिक अधिकरण। अगर इनको क्लब कर दिया जाए तो क्लब करने के बाद जो एक शब्द निकलेगा उस शब्द को कहेंगे स्टेट, राज्य। आगे बात समझ में। तो राज्य से क्या तात्पर्य है? राज्य से तात्पर्य है सरकार। किसी भी रूप में अगर आपके सामने सरकार है, किसी भी रूप में, तो उसको आप स्टेट कहेंगे, आर्टिकल 12 के अंतर्गत रखेंगे। यह है 12 की कहानी। आगे समझ में। तो कहीं भी अगर मूल अधिकार पढ़ने के दौरान या आगे संविधान में और भी कई जगहें ऐसी हैं जहां पे स्टेट वर्ड का जिक्र हमको मिलेगा, तो जहां कहीं भी स्टेट मिलेगा तो उसको क्या कंसीडर करेंगे? गवर्नमेंट, सरकार। कौन सी सरकार? कोई भी, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नेंस, कोई भी सरकार। 12 के बाद नंबर आता है 13 का, 13। 13 जो है वो डील करता है पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के संरक्षण के मामले में संसद का अधिकार। 13 जो है ये काफी डिस्प्यूटेड आर्टिकल है। आमतौर पे अगर आप कभी पॉलिटी पढ़ेंगे, चाहे आप किताबों में पढ़ें
चाहे क्लास लेक्चर लें, चाहे कोई वीडियो लेक्चर लें, तो उसमें 13 को स्किप कर दिया जाएगा। लेकिन इसको स्किप नहीं करना चाहिए। और हमारी क्लास में बेसिक पे तो ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हम बेसिक तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मतलब क्या है, संविधान सभा जब संविधान लिख रही है तो आप देख रहे हैं कितनी बारीकियों को ध्यान में रख के लिख रही है। एडवाइजरी कमेटी है, फंडामेंटल राइट्स कमेटी है, इक्वल प्रोटेक्शन का ध्यान रखा गया है, और भी कई सारी चीजें। तो संविधान लिखने वालों को क्या इस बात की चिंता नहीं रही होगी कि आगे चल के कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज ना हो जाए? फंडामेंटल राइट्स तो बना दिए गए, लेकिन क्या संविधान सभा को इस बात की चिंता नहीं रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में विधायिका मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे? जब हम लोग ये बात सीख चुके हैं कि सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेसी। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत गुण है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब जनता ही होता है। जनता का मूड कब ऑफ हो जाए और वो कब सेंट्रलाइजेशन कर दे, क्या भरोसा। और अगर पब्लिक ने सेंट्रलाइजेशन कर दिया, एक ही पार्टी को केंद्र में, राज्य में, स्थानीय सरकार में ला दिया, शक्ति एक ही हाथ में आ गई, तो क्या सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्या सत्ता का ऐसा दुरुपयोग भी हो सकता है कि मूल अधिकारों में किसी मूल अधिकार को सस्पेंड कर दिया जाए? यह भी हो सकता है। बदल दिया जाए, यह भी हो सकता है। छेड़खानी कर दी जाए, यह भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो मेन चिंता थी वो इसी बात की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़खानी हो जाए। तो अनुच्छेद 13 यह कहता है कि मूल अधिकारों के मामले में संसद के हाथ बंधे हुए होंगे। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द पार्ट नंबर 3। मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद के कार्यक्षेत्र से बाहर होगा। और अभी आप लोग 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या पढ़ के आए कि जो यूनियन लेजिस्लेचर है, संघीय विधायिका है, वो संघ के स्तर पे कोई भी कानून बना सकती है, बहुमत होना चाहिए संसद में। और दूसरी तरफ संविधान के अंदर आपने हाथ बांध दिए, मूल अधिकारों का दुरुपयोग ना हो जाए। तो क्या यह सही है? संविधान सभा की जो चिंता है वो एक तरीके से तो जायज है कि कहीं फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संविधान सभा की यह चिंता नाजायज भी है, क्योंकि अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहे, कोई नया फंडामेंटल राइट आपको देना चाहे, तो वो भी तो नहीं दे सकेगी। और अगर आर्टिकल 13 आज भी एज इट इज होता, तो क्या आपको राइट टू एजुकेशन मिलता? अगर आर्टिकल 13 आज भी उतना ही मजबूत होता, तो क्या आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलता? अपने मन से शादी करने का अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार, सिंगल पेरेंट बनने का अधिकार, बिना शादी करे ही बच्चा पैदा करने का अधिकार, रात को देर से घर आने के बाद भी आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कह सकते इसलिए रात भर घूमने का अधिकार, शादी करने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहने का अधिकार, विवाहोत्तर संबंध बनाने का अधिकार, यह सब अधिकार आपको कौन देता है? आज का संविधान के एक्सप्लेनेशंस तब नहीं था ये। तो अगर इसमें चेंजेस नहीं आए होते तो क्या आपको ये सारे राइट्स मिलते? आज के नर्स को 3rd जेंडर का राइट मिल पाता? क्या नहीं मिल पाता? तो जरूरी नहीं है कि शक्तियों के हमेशा दुरुपयोग की चिंता रहेगी, अरे सदुपयोग की भी तो चिंता करो। तो आर्टिकल 13 संसद के हाथ बांध देता था, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। लेकिन जरा करंट स्टेटस बताइए, आज की स्थिति क्या है? आज पार्लियामेंट, आज हमारे देश की संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है।
तो इसका मतलब आर्टिकल 13 लागू नहीं होता? आज भी लागू होता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब ये शर्तें क्या हैं? इन शर्तों को जानने के लिए आपको एक वीडियो लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। प्लेलिस्ट में ये वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आई बटन पे टिक करेंगे तो वहां भी ये वीडियो लेक्चर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब केशव नंद भारती केस बहुत बड़ा है, ये मैं आपको इस क्लास में नहीं समझा सकता, इसीलिए वीडियो लेक्चर का सजेशन दे रहा हूं। लेकिन इस केस का जो नतीजा निकला वो नतीजा आपको बता रहा हूं। नतीजा ये निकला कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है, बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संसद संशोधन नहीं करेगी मूल अधिकारों में तो देश का भला नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा भी भला ना कर देना कि संविधान का मूल ढांचा बिखर जाए। एक घर है, आपके पूर्वज बना के गए हैं और उन्होंने आपको यह अधिकार दिया है कि बेटा इसमें रेनोवेशन कराते रहना समय समय पे, आप उसमें पेंटिंग करवाते हैं, कहीं पे ईंट पत्थर गिर गई है वो लगवाते हैं, फॉल सीलिंग समय के साथ आपने लगवा दी। लेकिन आपके पूर्वज ये नहीं कह गए कि ऐसा रेनोवेशन करवाना कि न्यू खुदवा देना, फाउंडेशन हटवा देना। अगर रेनोवेशन के नाम पे आप अपने घर की फाउंडेशन खुदवा देंगे तो घर गिर जाएगा। उसी तरीके से अमेंडमेंट के नाम पे अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर दी तो संविधान खत्म हो जाएगा। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, इसके लिए केशव नंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये केस सब लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो 12 और 13 ये दोनों आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अब अगर ये आर्टिकल्स आपको क्लियर हो गए तो अब पहला चैप्टर इसका शुरू होता है जिसका नाम है राइट्स ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो अब आप हेडिंग डालेंगे 12-13 के बाद समानता का अधिकार, पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, इसके अंदर 14 से 18 तक आर्टिकल्स आते हैं और पहला आर्टिकल इसका आप लिखेंगे 14। समानता के अधिकार में शुरू कर दे रहा हूं, लंबे लंबे हैं। मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में खास तौर पे फंडामेंटल राइट्स में कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि एक पूरी क्लास लग जाएगी केवल एक आर्टिकल को डिस्कस करने में, अगर ठीक से पढ़ना चाहोगे तो, और नहीं तो खत्म, जाओ घर, खत्म भी हो सकता है आधे घंटे में। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, अभी कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। 14 में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब अगर आप संविधान की मूल प्रति देखें, ओरिजिनल कॉपी देखें, ओरिजिनल कॉपी का मतलब गूगल पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से। तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में है, समझ में नहीं आएगा। अगर आप राजनीति विज्ञान के छात्र नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। पॉलिटी ना समझ में आने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उसकी भाषा थोड़ी सी टफ होती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में नहीं, मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में पढ़ा रहा हूं कि 14 में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि का मतलब कानून। अब हमारे देश में कानून के मामले में सब बराबर होंगे, ये मामला है। कानून के मामले में सब बराबर कैसे होंगे? तो इसके लिए आपको कानून के थोड़े से सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। मैं पॉलिटी की क्लासेस में बार बार कहता हूं कि पॉलिटी इज द मदर ऑफ ऑल द लॉज। राज्य व्यवस्था या संविधान सभी कानूनों की जननी है, सारे कानूनों का जन्म इसी से हुआ है। कई बार इसके अंदर आप ऐसा भी देखेंगे कि एक एक आर्टिकल से पूरी पूरी किताब पैदा हो गई है। तो भारतीय न्याय शास्त्र जो है, भारतीय कानून जो है आज वर्तमान में, इस कानून के जन्म की कहानी आर्टिकल 14 से ही शुरू होती है। और ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूं श्रवण परंपरा से। श्रुतियों का ज्ञान है, ये किताबों में नहीं मिलेगा।
आप अदालत गए होंगे, कोर्ट, और अगर नहीं गए होंगे तो टीवी में जरूर देखा होगा, फिल्मों में कोर्ट बहुत दिखाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर एक न्याय की देवी है, हाथ में एक तराजू है, आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है, जज साहब की टेबल पे रखी होती है। तो ये जो न्याय की देवी है, इस न्याय की देवी को, गॉडेस ऑफ द लॉ को, जस्टिस को आप उठाइए और जरा 14 में रख के देखिए एक बार। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो ग्रीस से आई हैं। जैसे जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये ग्रीस, जूलियस सीजर के समय का बना हुआ है, पॉप जॉर्ज 13 ने बनाया था। कई सारे देवी देवता भी ऐसे हैं हमारे देश में जो पूजे जाते हैं, जो ग्रीको रोमन कल्चर में भी पूजे जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप ग्रीको रोमन कल्चर में जाएंगे तो वहां पे न्याय की कल्पना एक देवी से करी गई है, और कहा गया कि जस्टिस डिलीवर करना ईश्वर का काम है। तो हमने वो सिद्धांत वहां से उठाया और न्याय की देवी को यहां उठा लाए। लेकिन ईश्वर से सबकी अपनी अपनी सेटिंग है। कोई ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है तो भगवान को नहीं मना सकता है कि भगवान आज न्याय मेरे पक्ष में दिलवा देना। भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसका भी समाधान हम लोगों ने निकाल लिया। कल्पना करिए कि मैं जज हूं और सामने आप लोग बैठे हैं, ये कोर्ट है, न्याय की डिलीवरी धड़ाधड़ हो रही है, इधर मुकदमा आ रहा है, इधर सुलझाया जा रहा है, और तभी अचानक से विक्टिम के रूप में जो व्यक्ति है, उसके ऑपोजिशन, जिसके ऊपर आरोप लगा है, एक्यूज्ड जो है, वो कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई भाई बंधु है, कोई दोस्त है, कोई प्रेमी प्रेमिका है। तो जैसे ही मैं देखूंगा कि अरे इसके ऊपर आरोप है, तो क्या मेरा दिल थोड़ा सा पसीजेगा उसके लिए? बिल्कुल पसीजेगा। तो क्या जस्टिस डिलीवर करने में मैं इक्वालिटी रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। डॉक्टर सारी दुनिया का ऑपरेशन करता है, लेकिन डॉक्टर अगर अपनी बेटी का ऑपरेशन करने लगे तो कौन बेहोश हो जाए, क्योंकि वो उसकी बेटी है। टीचर सारी दुनिया को पढ़ाता है, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। अपने बच्चे के लिए किसी दूसरे से कहता है अरे समझाओ यार इसको। उसी तरीके से जज सारी दुनिया के लिए न्याय कर देगा, लेकिन जब कोई अपना बंदा कोर्ट में आ जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि राजाओं ने अपने बच्चों को कभी सजा नहीं दी, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को कभी पनिशमेंट नहीं दी गई है। तो हमारे देश में कहीं ये ना हो जाए, इसलिए हमने न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बांध दी। ये पट्टी ग्रीस में नहीं बंधी है, ये हमने बांधी है, काली पट्टी, ब्लाइंड फोल्ड बांध दिया, और कहा कि तुम देखोगे नहीं सामने कौन है। आपने सुना होगा कानून अंधा है, पुरानी फिल्में बनती थी, अंधा कानून। कानून अंधा बंधा नहीं है, ब्लाइंड फोल्ड बांध रखा है। कानून देखेगा नहीं बस किसी को, क्योंकि अगर देख लिया तो तुम मुंह बनाए खड़े रहोगे, फिर तरस आ जाएगा हमको, रोगे गाओगे, अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन दोगे, नहीं हम सच बोल रहे हैं, नहीं हम सच बोल रहे हैं, आंसू बहाओगे तो कष्ट होगा। तो इसलिए ना देखेंगे, ना किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेरे सामने रहेगी, इसलिए पट्टी बांध दी। आगे बात समझे? लेकिन अगर पट्टी बांध दी तो न्याय कैसे होगा? तराजू, न्याय होगा तौल के। तराजू के एक पल्ले में रखा जाएगा एविडेंस, दूसरे में रखा जाएगा विटनेस, और देखा जाएगा कि न्याय किसके पक्ष में जा रहा है। इसलिए भारतीय विधि शास्त्र में न्याय के दो ही सिद्धांत हैं, एविडेंस एंड विटनेस, साक्ष्य और गवाह। अगर आपके पास एविडेंस है तो ले आइए, एविडेंस के आधार पर मान लेंगे कि आप सही कह रहे हैं।
अगर कोई गवाह है, कोई विटनेस है, तो ले आइए, उसके आधार पर मान लेंगे कि आप सही बोल रहे हैं। ये कहोगे कि हम सच में सच बोल रहे हैं या भगवान की कसम खा रहे हैं सच बोल रहे हैं, नहीं चल पाएगा। क्लियर हुआ? ये जो न्याय की देवी आपके दिमाग में इसमें आ रही होंगी, सफेद रंग की खूबसूरत सी प्रतिमा, आंखों में पट्टी, हाथों में तराजू, ये पूरी पिक्चर क्लियर कि इसका मतलब क्या होता है? कानून अंधा है? नहीं, देख नहीं रहा। न्याय कैसे होगा? एविडेंस और विटनेस के आधार पे होगा। और जब न्याय एविडेंस और विटनेस के आधार पे होगा, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को नहीं देखा जाएगा। आप किस जाति के हैं, धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, वंश के हैं, लिंग के हैं, जन्म का स्थान क्या है, जब ये देखा ही नहीं जाएगा तो इक्वालिटी हो गई ना। बस इसी को कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। आगे बात अच्छे से समझ में? यह हमारे देश की बहुत महान व्यवस्था है और इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी रख सकते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। आप लोगों ने हमेशा सोशल मीडिया प्रोपोगेंडाज में देखा होगा, रेपिस्ट को सड़क के ऊपर सूली पे लटका दिया जाए, जो बलात्कार करे उसको तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया जाए, बीच बाजार उसको जिंदा जला दिया जाए, कोई आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए सीधे गोली मार दी जाए, जेल में बैठा के उसको खाना खिलाने से कोई फायदा नहीं, उसको कूड़े के ढेर में जला दिया जाए, जन्नत नशीनी के सारे ख्वाब उसके जल के मर जाएंगे। ऐसा आपने खूब सुना होगा, सबने सुन रखा है। अब आप ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है इस देश में? नहीं। क्यों? इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। कानून की देवी को पता ही नहीं है कि तुम रेपिस्ट हो, कानून की देवी को पता ही नहीं कि तुम आतंकवादी हो, कानून की देवी को पता ही नहीं कि तुम आम आदमी हो। कानून की देवी को केवल दो बातें पता है कि एविडेंस क्या है और विटनेस क्या है, उसके आधार पर न्याय होगा। अगर कानून की देवी को बता दिया गया ना कि ये आतंकवादी है, ये रेपिस्ट है, तो उसको तो सजा हो जाएगी, लेकिन फिर किसी नेता अभिनेता को सजा नहीं होगी कभी, क्योंकि फिर यह भी तो बताया जाएगा ये सलमान खान है, तो कैसे सजा हो पाएगी? तो ये फितूर आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी टेररिस्ट को जलाया जा सकता है या बिना मुकदमा चलाए गोली मारी जा सकती है या किसी रेपिस्ट को चौराहे पे फांसी लगाया जा सकता है। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का केस आज भी जब मेरे जहन में आता है तो रूह कांप जाती है और बहुत दुखी हो जाता हूं। वेटरनिटी डॉक्टर थी वो। आज से 2 साल पहले की घटना है कि जब वो अपनी डिस्पेंसरी से घर लौट रही थी स्कूटी पर, तो उसको पकड़ के 4-5 लोगों ने रेप किया और रेप करने के बाद जिंदा जला दिया था। रेप से पहले उसको जबरन शराब भी पिलाई गई थी और बहुत हैवानियत हुई थी उसके साथ। उसकी जली हुई डेड बॉडी आज भी मेरे सपनों में आती है। मजबूर हैं हम लोग, आम आदमी होने के नाते बहुत मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। चारों आरोपी पकड़े गए, पूरा देश गुस्से में था, लेकिन जब उन चारों को शूट आउट किया गया, दौड़ा के गोली मारी गई, तो आपने देखा कि पूरे देश में जश्न बना था। लोगों ने ढोल नगाड़ों से पुलिस का स्वागत किया था और जिन लोगों ने एनकाउंटर किया था उनके ऊपर फूल बरसाए गए थे। यह फीलिंग थी हमारी, लेकिन क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनली सही था? नहीं। अब ज्यादा डिस्कशन करूंगा तो फिर यह कानूनी पढ़ाई हो जाएगी। कानून नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, संविधान पढ़ रहे हैं। इसको न्याय में देरी के सिद्धांत के तौर पर समझा जा सकता है कि जस्टिस की डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल होनी चाहिए। हमारे देश में न्याय बहुत देर से मिलता है, यह रीजन है कि लोग अपना पेशेंस खो रहे हैं। इसीलिए जब किसी आरोपी को गोली मार दी जाती है, किसी का एनकाउंटर हो जाता है, तो देश में खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन यह लीगली गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। इक्वालिटी बिफोर लॉ है इस देश में। मेरी बात से सहमत है, असहमत आप हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल संवैधानिक प्रावधान बता रहा हूं।
अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे देश में ये कल्चर होना चाहिए कि रेपिस्ट को दौड़ा के गोली मार दो, तो आप अपनी लेजिस्लेचर से बात करिए, उनसे कहिए भैया कानून बनाओ। डेमोक्रेसी है, सारी शक्ति सारी ताकत आपके हाथ में। यहां इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये था आर्टिकल 14। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को? वैसे तो यहां पे आज की चर्चा हम लोग रोक देंगे, क्योंकि अब 15 थोड़ा बड़ा है, वो चर्चा आज खत्म नहीं हो पाएगी और फिर वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बोर भी हो जाएंगे। तो 15 पे यहां पे हम लोग रोक रहे हैं। जो डिस्कशन वाला मामला है वो आप डिस्कस कर लीजिए, और 15, 16, 17, 18 पूरी कोशिश रहेगी कि ये 4 आर्टिकल्स अब हम लोग कल कवर कर लें, ताकि ये जो राइट्स ऑफ इक्वालिटी है ये कल फिनिश हो जाए। लेकिन अगर रिजर्वेशन के टॉपिक को डिस्कस करोगे तो फिर पूरी एक क्लास उसमें लग जाएगी। तो फिर जैसा आपको उचित लगेगा वैसा किया जाएगा। अभी जो डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स हैं उसको आप क्लियर कर लीजिए।